बुक शेल्फ टॉक में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि एक लॉबस्टर और एक इंसान में क्या समानता हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, मजाक जैसा लगता है। लेकिन आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसके हिसाब से इस सवाल का जवाब हमारी खुशी और आत्मविश्वास से सीधे जुड़ा है। बिल्कुल। आज हम जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस की दुनिया में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मनोविज्ञान, पौराणिक कथाओं और उनकी अपनी निजी कहानियों का एक बहुत गहरा मिश्रण है। और हमारा मकसद आज सिर्फ इन 12 नियमों की लिस्ट पढ़ना तो है नहीं। हम इनमें से कुछ सबसे दिलचस्प नियमों को चुनेंगे, उनके पीछे की कहानियों और विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए सबसे पहले किताब की नींव से शुरू करते हैं। ये व्यवस्था और अराजकता का जो आइडिया है, ऑर्डर एंड केओस। जी। पीटरसन कहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी दो ताकतों के बीच चलती रहती है। एक है व्यवस्था या ऑर्डर, मतलब वो दुनिया जिसे हम जानते हैं, जहाँ सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, सुरक्षित है, हमारा घर, हमारी नौकरी, हमारे नियम। बिल्कुल। और दूसरी ताकत है अराजकता या केओस। ये वो है जो अनजाना है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे अचानक नौकरी चली जाए या कोई रिश्ता टूट जाए, वो केओस है। और उसमें खतरा तो है, पर पीटरसन कहते हैं कि उसी में नए मौके भी छिपे होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। वो इसे समझाने के लिए ताओवादी यिन यांग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो जिसमें सफेद हिस्से में एक काला डॉट होता है और काले हिस्से में एक सफेद डॉट। वही, मतलब व्यवस्था में भी अराजकता का बीज है और अराजकता में भी व्यवस्था की एक उम्मीद। तो क्या मैं सही समझ रही हूँ? मतलब जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा हो, वहाँ भी एक छोटी सी समस्या छुपी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और जहाँ सब कुछ बिगड़ गया हो, वहाँ से भी उम्मीद की कोई किरण निकल सकती है। आप एकदम सही समझ रही हैं। और पीटरसन के हिसाब से जिंदगी का असली मतलब इन दोनों के बीच की सीमा पर चलने में है। एक पैर जानी पहचानी दुनिया में और दूसरा अनजाने को एक्सप्लोर करने में। वहीं हम सीखते हैं, मजबूत बनते हैं। और ये 12 नियम इसी संतुलन को साधने के एक तरह से औजार हैं। चलिए तो फिर पहले औजार को उठाते हैं। नियम नंबर 1, सीधे तन कर कंधे पीछे रखकर खड़े हों। सच कहूं तो ये सुनकर लगता है कि ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसमें इतना गहरा क्या हो सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नियम जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसके पीछे का विज्ञान लॉबस्टर्स की कहानी से शुरू होता है। लॉबस्टर्स मतलब वो समुद्री जीव? हाँ, वही। लॉबस्टर्स 350 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने जीव हैं और उनका नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम के शुरुआती रूप जैसा है। अच्छा। पर उनका हमारे सीधे खड़े होने से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। जब दो लॉबस्टर एक ही इलाके के लिए लड़ते हैं तो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लड़ाई के बाद जो लॉबस्टर जीतता है वो तन कर खड़ा होता है, उसके पंजे ऊपर उठ जाते हैं और उसके दिमाग में सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पीनेस केमिकल भी कहते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है। 1 मिनट, तो जीतने वाले लॉबस्टर को सेरोटोनिन का एक शॉट मिलता है, लेकिन हारने वाले का क्या होता है? बिल्कुल, हारने वाला लॉबस्टर सिकुड़ जाता है, झुक जाता है और उसके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल काफी गिर जाता है। अब इसे इंसानों से जोड़िए। हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा हमारे हाव भाव, हमारे पोस्चर पर लगातार नजर रखता है, ताकि ये पता लगा सके कि समाज में हमारी हैसियत क्या है। एकदम सही। मतलब अगर कोई झुके हुए कंधों के साथ सहमा हुआ सा चल रहा है तो दिमाग उस सिग्नल को पकड़ता है कि वो हार रहा है और फिर वो सेरोटोनिन का फ्लो कम कर देता है। नतीजा, आप और ज्यादा चिंतित, दुखी और तनाव में महसूस करते हैं और झुकाता है, और आपका झुकना इस एहसास को और पक्का कर देता है। तो असल बात यह है कि सिर्फ सीधे खड़े होकर हम अपने दिमाग की केमिस्ट्री को हैक कर सकते हैं। हाँ, एक तरह से। ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये आत्मविश्वास को अंदर से बनाने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। वाओ, ये तो कमाल है। यही इस नियम की ताकत है। ये एक शारीरिक क्रिया है जिसका सीधा मनोवैज्ञानिक असर होता है। आप अपने दिमाग और दुनिया दोनों को सिग्नल भेजते हैं कि आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो शरीर को तो हमने संभाल लिया, पर हमारे अंदर जो चल रहा है उसका क्या? यहीं पर शायद नियम 2 काम आता है। हाँ, अपना ख्याल ऐसे रखें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी आप पर है। ये नियम मुझे हमेशा बड़ा अजीब लगता है। हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है। पीटरसन एक चौंकाने वाला तथ्य बताते हैं कि लोग अक्सर अपने पालतू जानवरों की दवाइयों का ख्याल खुद से ज्यादा रखते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है। मेरे कुत्ते की दवाइयाँ तो कैलेंडर में मार्क्ड है, लेकिन अपनी विटामिन की गोली मैं हफ्तों तक भूल जाती हूँ। और एक स्टडी में पता चला कि 1/3 लोग
डॉक्टर की दी हुई दवाइयां भी ठीक से नहीं लेते। ऐसा क्यों है? वही तो, हम खुद के लिए इतने बुरे डॉक्टर क्यों होते हैं? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने अंदर के अंधेरे को मतलब बहुत करीब से जानते हैं। शायद इसीलिए अनजाने में ही सही हम खुद को उस देखभाल के लायक नहीं समझते जो हम दूसरों को देते हैं। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हम भी इस सम्मान और देखभाल के हकदार हैं। तो ये खुद के प्रति जिम्मेदारी लेने का एक आह्वान है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी का आइडिया सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। एक बार जब हम खुद की जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो हम ये भी देखने लगते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं, और ये हमें सीधे नियम 3 पर ले आता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। ये बहुत जरूरी नियम है। हाँ, पीटरसन अपने बचपन के दोस्तों क्रिस और एड की कहानी बताते हैं। दोनों बहुत होशियार थे, लेकिन अपनी बुरी आदतों और निराशावादी सोच में फंसे हुए थे। अच्छा। जब पीटरसन अपने छोटे शहर से बाहर निकले और आगे बढ़े तो उन्हें लगा कि उनके दोस्त भी खुश होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना? नहीं। जब वो वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि वो दोनों उन्हें वापस उसी पुरानी दुनिया में खींच रहे थे। तब पीटरसन को समझ आया कि नीचे जाना ऊपर जाने से कहीं ज्यादा आसान है। ये बात तो सही है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऊपर आना ही नहीं चाहता, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको अपने साथ नीचे खींच लेगा। लेकिन इसमें एक मुश्किल सवाल भी है। कहाँ पर हम एक दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहाँ पर हम खुद को नीचे खींचने दे रहे होते हैं? आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। ये वाकई मुश्किल है। ये लाइन तय करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि वो रिश्ता आपको कैसा महसूस कराता है। क्या वो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है? क्या वो आपकी सफलता पर सच में खुश होता है? या वो आपकी हर नाकामी को ये कहकर सही ठहराता है कि दुनिया ही खराब है? बिल्कुल। सच्चे दोस्त आपको चुनौती देते हैं। वे आपको आपकी गलतियों में आराम नहीं करने देते। ये जिम्मेदारी का आइडिया सिर्फ हमारे शरीर और दोस्तों तक ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के मकसद से भी जुड़ा है। और यहीं पर नियम 7 आता है। जो सार्थक है उसका पीछा करें, न कि जो सुविधाजनक है। ये किताब के सबसे गहरे नियमों में से एक है। हाँ, सुविधाजनक का मतलब है तात्कालिक सुख। आज का काम कल पर टाल देना, मुश्किल बातचीत से बचना, कोई आसान सा नशा कर लेना। बिल्कुल। ये उस पल में अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में हमें खोखला कर देता है। और सार्थक का मतलब है जिम्मेदारी उठाना, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज मुश्किल काम करना, त्याग करना। पीटरसन इसके लिए लेखक अलेक्जेंडर सोल्जनेत्सन का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। सोवियत गुलाग वाले लेखक? जी। उन्हें सोवियत लेबर कैंप के नर्क में डाल दिया गया था, जहां लाखों लोग मारे गए। ऐसी भयानक स्थिति में किसी का भी दुनिया को, सिस्टम को कोसना स्वाभाविक होता। बिल्कुल। लेकिन सोल्जनेत्सन ने खुद से एक अलग सवाल पूछा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ? ये तो अविश्वसनीय है। इतनी पीड़ा में कोई खुद पर सवाल कैसे उठा सकता है? यही इस नियम का सार है। उन्होंने अपनी पीड़ा में एक मकसद खोजा, उन्होंने जिम्मेदारी ली, और इसी सोच ने उन्हें द गुलाग आर्किपेलागो जैसी किताब लिखने की हिम्मत दी, जिसने सोवियत संघ की क्रूर सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। और ये हमें सीधे नियम 8 पर ले जाता है। सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। इन दोनों नियमों में एक गहरा कनेक्शन लगता है मुझे। बिल्कुल है। सोल्जनेत्सन ने अपने विश्लेषण में पाया कि सोवियत संघ जैसा दमनकारी शासन किसी एक तानाशाह की वजह से नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों द्वारा हर रोज बोले गए छोटे छोटे झूठों की नींव पर खड़ा था। लोग जानते थे कि सिस्टम गलत है, पर चुप रहते थे। हाँ, क्योंकि सच बोलने में खतरा था। ये छोटे छोटे झूठ पहले इंसान की अपनी सच्चाई को तोड़ मरोड़ देते हैं और फिर पूरे समाज की सच्चाई को। तो सच बोलना सिर्फ एक नैतिक नियम नहीं है? नहीं, पीटरसन के अनुसार ये एक प्रैक्टिकल नियम है। सच बोलना सबसे बेहतर और रहने लायक हकीकत को जन्म देता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप एक कमजोर नकली दुनिया बनाते हैं जो कभी ना कभी ढह जाएगी। बिल्कुल। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपको एक मजबूत नींव पर खड़ा करता है। अब तक हमने व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सच की बात की। किताब में कुछ नियम पेरेंटिंग पर भी हैं, जैसे नियम 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी ना करने दें जिससे वे आपको नापसंद लगें। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, पहली बार में ये कठोर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। कैसे? सोचिए, अगर माता पिता जो अपने बच्चे से बिना शर्त प्यार करते हैं, उन्हें ही अपने बच्चे का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, तो बाहर की दुनिया उसे कैसे स्वीकार करेगी? अच्छा, तो इसका मतलब बच्चों को अनुशासित करना है ताकि वे सामाजिक बन सकें? बिल्कुल, उन्हें दुनिया के लिए तैयार करना,
उन्हें सिखाना कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे शेयर करें, कैसे सम्मान करें, ये माता पिता का एक जरूरी कर्तव्य है। ये असल में एक बहुत ही दयालु नियम है। और एक और बड़ा ही अनोखा नियम है, नियम 11। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान ना करें। इसका क्या मतलब हुआ? यह नियम आज के हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के दौर में बहुत जरूरी हो जाता है, जहां माता पिता बच्चों को हर छोटी मोटी खरोच से भी बचाना चाहते हैं। हाँ, पीटरसन स्केटबोर्डिंग करते बच्चों का उदाहरण देते हैं जो खतरनाक करतब करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे सुरक्षित रहने की नहीं बल्कि सक्षम बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी सीमाएं परख रहे हैं। हाँ, खतरा और जोखिम हमें काबिलियत देते हैं। जब कोई बच्चा किसी मुश्किल चुनौती का सामना करता है और उस पर काबू पा लेता है तो उसका आत्मविश्वास आसमान छूता है। और जरूरत से ज्यादा सुरक्षा बच्चों को कमजोर बनाती है। बिल्कुल। फिर जब जीवन की असली चुनौतियां सामने आती हैं तो वे उनका सामना नहीं कर पाते। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत नियम, नियम 12। जब सड़क पर कोई बिल्ली मिले तो उसे सहलाएं। ये जीवन की छोटी छोटी अच्छी चीजों की सराहना करने का प्रतीक है। जीवन मुश्किल है, इसमें पीड़ा है, दुख है, अराजकता है। ये एक सच्चाई है जिसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन उस मुश्किल के बीच में भी सुंदरता के छोटे छोटे पल मौजूद होते हैं। जैसे एक बिल्ली को सहलाना, बिल्कुल, या एक सुंदर सूर्यास्त देखना, बिल्कुल, या किसी अपने के साथ बैठकर एक कप चाय पीना। ये नियम हमें याद दिलाता है कि जब जिंदगी मुश्किल हो तो इन छोटे छोटे पलों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये पल हमें कड़वा होने से बचाते हैं। हाँ, ये हमें याद दिलाते हैं कि तमाम अराजकता के बावजूद दुनिया में अब भी अच्छाई और सुंदरता मौजूद है। ये हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार निकालें तो जीवन व्यवस्था और अराजकता का एक नाजुक संतुलन है। हमारे आत्मविश्वास का एक बायोलॉजिकल आधार है जिसे हम सिर्फ अपनी शारीरिक मुद्रा से भी बदल सकते हैं। और खुद के लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपनी सच्चाई के लिए जिम्मेदारी लेना ही एक सार्थक जीवन की कुंजी है। ये आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें मजबूत बनाता है। आज की चर्चा के बाद ये सोचने जैसा है, अगर अपनी जिंदगी का सिर्फ एक नियम बदलना हो जिसे सब जानते हैं कि वो बेहतर बना सकता है, तो वो कौन सा नियम होगा और उस बदलाव का पहला कदम क्या होगा? बुक शेल्फ टॉक को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें।